नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। एम्बिशन क्लासेस का ये दूसरा क्लास जो कि आज मैं आप लोगों को पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे विचार हैं और अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने पृथ्वी के बारे में अपना अलग अलग मत दिए हैं। जिसमें कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं में लोग जो है अपनी बात को रखे हैं कि पृथ्वी जो है किसी दैवीय शक्ति के रूप में निर्माण हुआ है, किसी के ऊपर टिका हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इन सारी बातों का कोई तार्किक जो है नहीं है। यानी जब उस पर हम तर्क करते हैं तो वो बातें जो है झूठ निकल जाती है। और उसके आगे देखा जाए तो जो बातें सैद्धांतिक है, जो बातें लिखित है, उस बातें को आज तक हम लोगों ने जो है पढ़ने का काम किया और समझने का काम किया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। तो इसकी जो प्रारंभिक विचारधारा है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रारंभिक विचारधारा। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो प्रारंभिक विचारधारा दिए हैं, जिनमें कहा जाता है कि ग्रीक या यूनान के लोगों के द्वारा ग्रीक या यूनानियों के द्वारा जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अपने बहुत सारे मत दिए हैं। उनके बहुत सारे सिद्धांत हैं और उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर जो है हम लोग पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में जानने या समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनानियों का इतिहास में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतिहास में भी हम देखते हैं तो बहुत सारे यूनानी लोगों के द्वारा जो है इतिहास के बारे में बताया गया है। और आज भी हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हम भूगोल में पढ़ रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, तो यहाँ भी यूनानियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसकी उत्पत्ति के बारे में बताए हैं, समझाने का प्रयास किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूनानियों के द्वारा जो है भूगोल के बारे में अपना एक अच्छा उल्लेखनीय योगदान रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पहला जो है यूनानी, जिसका नाम थेल्स। आप लोगों ने सुना होगा थेल्स के बारे में। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो है एक तत्ववाद का सिद्धांत दिए हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में एक तत्ववादी सिद्धांत इन्होंने दिया। यानी इन्होंने कहा है कि इस पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुई है, इस पृथ्वी का निर्माण जो हुआ है वो एक तत्व से हुआ है। और ये प्रथम वैज्ञानिक थे, थेल्स वह प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी पौराणिक कथाओं, यानी जो शुरू में आपको बात बताएं कि जो पौराणिक कथाओं पर आधारित था कि यहाँ जो है दैवीय शक्ति के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ, उन सारी बातों को इन्होंने खंडन किया है। और खंडन करके जो है जो सैद्धांतिक बातें होती है वो सैद्धांतिक बातें देने का काम सबसे पहले थेल्स महोदय ने किए हैं। तो थेल्स महोदय ने कहा क्या कि जितनी भी सारी वस्तुएं हैं इस जगत पर, इस किंगडम में जितनी भी सारी वस्तुएं का निर्माण हुआ है, उन सारी वस्तुओं का निर्माण जो है वो किससे हुई है, तो वो जल से हुई है। इन सभी वस्तुओं का निर्माण किससे हुआ है, जल से हुआ है। यानी जल कह सकते हैं जिसको पानी हम लोग पीते हैं। तो इन्होंने कहा है कि इस समस्त जगत पर, इस समस्त पृथ्वी पर जितने भी सारे वस्तुओं का निर्माण हुई है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उन सारे वस्तुओं का निर्माण किससे हुई है, तो जल से हुई है। और इन्हीं जल में जो है जितनी भी सारे वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं जो है विलीन हो जाते हैं। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जितने भी वस्तु हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने भी इस पृथ्वी पर उपस्थित, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, उन सभी चीज़ों का निर्माण जो है जल के कारण हुआ है। और जल में ही जो है क्या हो जाते हैं, ये विलीन हो जाते हैं। ठीक है। तो थेल्स महोदय ने अपने विचार को समझाने का प्रयास किए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है आराम से, इत्मीनान से इस वीडियो को देखें
और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये थेल्स महोदय का कहना था। दूसरे आते हैं अनेक्सिमेनीज। अनेक्सिमेनीज इन्होंने क्या दिए, तो ये बहुत तत्ववाद का सिद्धांत दिए। यानी इनका कहना है क्या है कि इस जगत पर जो है जितने भी सारे वस्तुएं का निर्माण हुई है या जो पृथ्वी बनी है वो बहुत तत्वों से मिलकर के बना है। यानी बहुत सारे तत्व जो है मिला है तब जाकर के एक पृथ्वी का निर्माण हुए। इनका कहना है कि इस समस्त संसार का निर्माण वायु से हुआ है। अनेक्सिमेनीज का कहना क्या है कि जितने भी सारे वस्तु हैं, ये जितने भी सारे संसार में हम पृथ्वी को देखते हैं, बहुत सारे पिंडों को देखते हैं, उन सारे पिंडों का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? वायु से हुआ है। क्योंकि वायु जो है अत्यंत जो है असीम है और अनंत है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए इन्होंने कहे हैं कि सारे वस्तुओं का निर्माण वायु से हुआ है। और वायु ही जो है आगे चल कर के क्या होती है कि वायु जो है आगे चल कर के अग्नि का रूप ले लेता है, अग्नि बन जाती है। यानी वायु जो है धीरे धीरे कर के अग्नि बन जाता है। और अग्नि जब बनती है तो इसमें क्या आती है? इसमें तरलता आती है, तरलता आती है। और तरलता जब आती है साथियों, तो जानते हैं जब कोई पदार्थ तरल अवस्था में होती है तो वो किस अवस्था में होता है? जल के अवस्था में होता है। तो जब उसमें तरलता आती है तो ये जल बन जाता है। और यही जल जो है जम करके ठोस के रूप में क्या आ जाती है? बर्फ बन जाता है। और यही बर्फ आगे चल करके जो है क्या बन गया? पृथ्वी बन गया। यानी इन्होंने क्या कहे हैं, अनेक्सिमेनीज ने ये बहुतत्ववाद का सिद्धांत दिए है। इन्होंने कहा है कि समस्त संसार का निर्माण जो है वायु से हुआ है। और ये वायु जो है आगे चल करके क्या होती है कि अग्नि का रूप लेती है। और बहुत अग्नि जब होता है तो उसके अंदर जो है तरलता का रूप आ जाता है, एक प्लाज्मा का रूप आ जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य का जो उसमें प्रकाश है, उसके अंदर की जो लाइट है, जैसे कोर में हम जाते हैं सूर्य का क्रोड में हम देखते हैं, तो क्रोड में जो उसकी ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो किस रूप में है? तो प्लाज्मा के रूप में है, प्लाज्मा के रूप में। प्लाज्मा भी क्या है? एक तरल तरह का है, तरल प्रकार का है। यानी कहने का मतलब है कि ये एक तरल कैसा है? तो गाढ़ा है, गाढ़ा टाइप से है। यानी एक जल की तरह हम नहीं कह सकते हैं प्लाज्मा को। यानी उसी प्रकार से यहाँ अनेक्सिमेनीज साहब ने बताने का प्रयास किया है कि वायु जो है, वायु से ही समस्त जो है संसार का निर्माण हुआ है। वायु जो है असीम है, इसका कोई अंत नहीं होता है। और वायु ही जो है अग्नि का रूप ले लेती है, इसमें तरलता आता है, तरलता आने के बाद ये जल का निर्माण करती है। और जल जो है ये धीरे धीरे क्या होता है? बर्फ बन जाता है। और यही बर्फ आगे चल करके क्या होती है? पृथ्वी का निर्माण कर लेता है। तो इन्होंने जो है अपना सिद्धांत किस रूप में दिए हैं? बहुतत्ववाद के रूप में इन्होंने अपना सिद्धांत देने का काम किए हैं। उसके बाद अगले जो है हम लोग देखते हैं पाइथागोरस। इनका नाम शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। पाइथागोरस महोदय ने क्या कहा कि इन्होंने कहे कि संसार में सभी पदार्थ जो है संख्या मात्र में, यानी जितने भी संसार में पदार्थ है वो सभी क्या है? एक संख्या मात्र में है। और इसके आधार पर जो है हम ये नहीं कह सकते हैं कि संसार की उत्पत्ति जो है वो पदार्थ से ही हुआ है। यानी इन्होंने क्या कहा कि जितने संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो संख्या मात्र में है। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि संसार की उत्पत्ति पदार्थ से हुई है, बल्कि उसके स्वरूप से हुआ है। यानी इसका कहने का मतलब ये था कि संसार की जो उत्पत्ति हुई है वो पदार्थों के स्वरूप से हुआ है। स्वरूप से हुआ। यानी पाइथागोरस महोदय ने क्या कहे कि संसार में जितनी भी पदार्थ हैं, जितने भी तत्व हैं, वो संख्या मात्र में है।
और हम ये नहीं कह सकते हैं कि संसार की उत्पत्ति जो हुई है वो पदार्थों से हुई है, बल्कि ये उनके पदार्थों के स्वरूप के कारण से हुआ है। जैसा कि हम लोग आने वाले क्लास में आप लोगों को बताएंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी तो उनमें बताया गया था, उनमें सबसे मुख्य जो है सिद्धांत रहा था वो बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत में जॉर्ज लेवेंथियर साहब क्या बताए थे कि पदार्थ का एक छोटा सा कण ही जो है विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद जो है बहुत सारे जो है छोटे छोटे पिंडों के रूप में बने और बन करके जो है एक सौरमंडल का निर्माण किया। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि संसार में तो बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन वो सारे पदार्थ क्या हैं? क्या उनमें गतिशील हैं? क्या उनमें ऊर्जा है? क्या उनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है? पदार्थ तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कहने का मतलब इन्होंने ये कहा है कि पदार्थ तो है, लेकिन वो पदार्थ के अंदर जो है गतिशीलता नहीं होगी, उसमें ऊर्जा नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगी। तो इनका मानना था कि वो पदार्थ जो है संसार के निर्माण करने में सहयोग नहीं है, बल्कि वे पदार्थ जो स्वरूप में अलग हैं, जिनमें गुरुत्वाकर्षण होती है, जिनमें जो है ऊर्जा होता है, जो गतिशील है, वही पदार्थ जो है संसार का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। अब आगे हम लोग चौथे के रूप में देखते हैं हेराक्लिटस। हेराक्लिटस महोदय ने क्या कहा? हेराक्लिटस महोदय ने कहा कि इस जगत की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है, मूल कारण है, वो अग्नि को माने हैं। अग्नि को माने हैं, यानी इनका कहना यह है कि जितने भी जगत के जो है वस्तुएं हैं, इस पर जो निर्माण हुए हैं, उन सारे निर्माण का कारण क्या है? तो वो अग्नि है। और अग्नि ही जो है क्या करता है कि ये अग्नि जल का रूप ले लेती है, ये अग्नि जल का रूप ले लेती है, और जल का रूप लेती है, और इसी जल से जल और पृथ्वी का निर्माण होता है। यानी ये जल जो है क्या हुआ कि ये जल आगे चल करके एक पृथ्वी का निर्माण कर दिया, जिसमें ये तत्व जो होते हैं क्या होते हैं? ज्वलन होते हैं, ज्वलनशील होते हैं और गतिशील होते हैं। तो संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो सभी क्या हैं? वो गतिशील हैं, ज्वलंत है, और वही गतिशील ज्वलंत होने के कारण जो है संसार में अनेक प्रकार की नए नए संरचनाओं का निर्माण होते रहता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कहा जाए तो बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है, और पुराने जो मत थे ये क्या थे? पुराने मत हैं। जो पहले का मत है, ऐसा नहीं है कि ये मत को समाप्त कर दिया जाएगा, ये मत जो है अब बिल्कुल काम के लायक नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी नए मत आते हैं, जो भी नए सिद्धांत देते हैं वैज्ञानिक, तो इन्हीं मतों के आधार पर, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर अपना एक नया मत खोज करते हैं। क्योंकि पुराने चीज़ों से ही, यानी उसको पढ़ने से, उसकी जानकारी लेने से ही नए चीज़ों का हम निर्माण कर पाते हैं। इन सारे चीज़ों में क्या करते हैं, जब हम इन सारे चीज़ों को देखते हैं, थेल्स महोदय का एक तत्ववादी सिद्धांत या अनेक्सिमेनीज का बहुत तत्व सिद्धांत, इन सारे सिद्धांतों को देख करके ही, पढ़ करके हम एक नए सिद्धांत, एक नए चीज़ों की खोज करने का काम करते हैं। तो ये जो सिद्धांत हमने देखा, ये जो विचारधारा हमने पढ़ा, ये प्राथमिक विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरीके से, आसानी तरीके से समझ गए होंगे। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए हम इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथियों, मेरे पास सुविधा तो कम है,
लेकिन जितना तक सुविधा मेरे पास है मैं उन सारे सुविधाओं को आप लोगों के पास पहुंचाने का काम करूंगा। और आप सबों से भी यही आशा है कि हमारे जो भी क्लास आप लोग देखेंगे उसे अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करेंगे, क्योंकि ये क्लास जो है आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। और मेरा यही प्रयास है कि जो भी गांव समाज में रहने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मेरा ये प्रयास और आपका भी योगदान होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम आगे जानेंगे। तो ये चीज़ों को हमने प्रारंभिक विचारधारा के बारे में, प्राथमिक विचारधारा के बारे में हमने जाना। अब आगे हम लोग जानेंगे वर्तमान और आधुनिक विचारधारा। वर्तमान और आधुनिक विचारधारा, तो हमने पहले ही बताया कि जितने भी विद्वान आए वो सारे विद्वान कहीं ना कहीं पुराने चीज़ों को ही वो अध्ययन किए होंगे और उसी अध्ययन के आधार पर जो है अपना नया नया मत दिए हैं। तो वर्तमान और आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत जो है बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत दिए और इस आधुनिक विचारधारा को दो भागों में बांटने का प्रयास किया गया। तो पहला है अद्वैतवादी परिकल्पना, और दूसरा है द्वैतवादी परिकल्पना। तो अद्वैतवादी परिकल्पना और द्वैतवादी परिकल्पना, इस विचारधारा का मानना है कि जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले हम यानी अद्वैतवादी परिकल्पना की बात करेंगे। तो इसके बारे में कहा गया है कि इसके अंतर्गत जितने भी विद्वान अपना अपना मत दिए हैं, यानी अद्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत जो मत दिए हैं, इनका कहना है कि जितने भी ग्रहों की उत्पत्ति हुई है उन सारों ग्रहों की उत्पत्ति जो है किसी वस्तु या किसी पिंड के द्वारा हुआ है। यानी कि कोई एक वस्तु था, ब्रह्मांड में कोई एक वस्तु था और इन्हीं एक वस्तु से, यानी ये जब टूट करके बिखरा, यानी ये जब अलग अलग हुआ, यानी इस तरह से डिवाइड हुआ और इन्हीं के अलग अलग होने से जो है ग्रहों की उत्पत्ति हुई, यानी ग्रह में हमारी पृथ्वी भी आती है। तो इन विचारधारा यानी अद्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत कहा गया है कि इनका जो निर्माण हुआ है वो किसी एक पिंड से हुआ है और आगे चल करके इसके अंतर्गत अद्वैतवादी परिकल्पना का अंतर्गत जो है फ्रांसीसी एक विद्वान थे, फ्रांसीसी विद्वान जिसका नाम था काम्टे द बफन। फ्रांसीसी विद्वान थे काम्टे द बफन 1749 ईस्वी में। इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने बताया है कि इस अद्वैतवादी परिकल्पना में जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वह एक धूमकेतु, मान लेते हैं कि ये हमारा सन है, ये हमारा सन है और इस सन से एक धूमकेतु जो है क्या हुआ कि ये गति कर रहा था और गति करने के बाद जो है ये धूमकेतु सूरज से क्या हुआ, टकरा गया और टकरा जाने के बाद इस धूमकेतु का कुछ अंश, कुछ भाग जो है क्या हुआ, टूट करके बिखर गया और टूट करके जब ये बिखरा तो बिखरने के कारण क्या हुआ कि बिखरने के कारण जो है इस ग्रह का निर्माण हुआ। यानी काम्टे द बफन का जो विचारधारा था पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में,
उस उत्पत्ति के बारे में इन्होंने कहा कि एक धूमकेतु था और वो धूमकेतु जो है सूर्य से टकराया और सूर्य से टकराने के कारण जो है इससे कुछ जो है उसके खंड या टुकड़ा बाहर निकला और वो टुकड़ा जब बाहर निकला तो वो क्या किया, ग्रह का निर्माण कर लिया। अब इसी विचारधारा के अंतर्गत यानी अद्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत दो परिकल्पनाएं हम लोग जानेंगे, जिनमें एक परिकल्पना कांट साहब का है, कांट का, और एक परिकल्पना जो है लाप्लास का। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कांट महोदय की जो परिकल्पना है, उन परिकल्पना में इन्होंने क्या क्या कहे। तो कांट महोदय जो है ये एक जर्मन दार्शनिक रहते हैं, ये एक जर्मन दार्शनिक रहते हैं और इन्होंने अपना 1755 ईस्वी में 1755 ईस्वी में एक थ्योरी दिए थे। वो थ्योरी क्या थे, तो वो न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर जो है उन्होंने अपना थ्योरी दिया, इस ग्रह के निर्माण के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड में जो है, कांट साहब ने क्या बताया कि ब्रह्मांड में बहुत छोटे छोटे कण हैं और ये छोटे छोटे कण जो है क्या है, अत्यंत कठोर हैं। ये कैसे हैं, तो ये जो है बहुत छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे क्या हैं, इनमें कण हैं और ये कण जो है क्या है, अत्यंत जो है कठोर है, कठोर है, शीतल है। कैसे हैं, कठोर है, शीतल है और क्या है, गतिहीन है। यानी कांट साहब ये बताया कि ब्रह्मांड में बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं और वे कण जो है क्या है, कठोर है, शीतल है और गतिहीन। यानी वो ठंडे हैं और गतिहीन, यानी किसी प्रकार की उनमें गति नहीं हो रही है। और होता क्या है कि इन छोटे कणों में गुरुत्वाकर्षण की क्रिया होने लगती है और जब ये गुरुत्वाकर्षण की क्रिया इसमें होता है तो ये क्या होते हैं कि ये छोटे छोटे कण, मान लेते हैं कि ये छोटा छोटा कण है ब्रह्मांड में और ये कण जो है क्या है, कठोर है, ठंडा पड़ा हुआ है और किसी प्रकार का इनमें क्रिया वगैरह नहीं देखने को मिल रहा है। अब होता है क्या कि गुरुत्वाकर्षण क्रिया जब होती है, तो जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की क्रिया जब होता है तो जिसमें ज़्यादा जो है आकर्षण करने की क्षमता होती है वो उसको खींचने का प्रयास करता है। तो यहाँ हुआ क्या कि ये छोटे छोटे कण, गुरुत्वाकर्षण की क्रिया हुई तो वो क्या हुआ कि एक दूसरे कमज़ोर जो पिंड थे उसको खींचने लगा और खींचने के कारण क्या हुआ कि जब वो एक दूसरे के नज़दीक आए, एक दूसरे के पास आए, तो वो दोनों में क्या हुआ, टक्कर हुआ। अब टक्कर हुए तो टक्कर जब होगा तो आप जानते हैं कि ये बिखरेगा ही। यानी ये छोटे छोटे कण क्या हुए कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ये नज़दीक आ गया, यानी ये क्या हुए, नज़दीक आ गए। ये छोटे छोटे कण जो है एक जो है बड़ा कण का निर्माण किया और ये बड़ा कण यानी ये एक पिंड बड़े बड़े पिंड में डिवाइड हो गया, यानी बन गए, बड़े बड़े पिंड आ गए। उससे आगे जा कर के फिर एक बड़ा बड़ा पिंड बन गया, यानी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आई, वो क्या हुआ कि एक दूसरे का इसमें क्या हो गया, खिंचाव होता चला गया। तो छोटा कण ये जब एब्जॉर्ब किया तो बड़ा में आया और बड़ा से इससे भी क्या हुआ, एब्जॉर्ब किया तो और सा बड़ा हो गया। अब जब ये बड़ा हुआ तो आगे चल करके यही जो है बड़ा विशाल पिंड एक बड़ा सा क्या हुआ कि गैसीय गोला का रूप निर्माण कर लिया। यहाँ ये बड़ा गैसीय गोला के रूप में निर्माण किया गया, जिसे कहा गया क्या, नीहारिका। इसे क्या कहा गया, नीहारिका कहा गया, यानी नेबुला कहा गया। अब क्या हुआ कि ये नेबुला यानी ये नीहारिका धीरे धीरे इनमें क्या आया, तो ये नीहारिका धीरे धीरे जो है अपना गति करना शुरू किया। अब गति करने के कारण इसमें हुआ क्या कि अभिकेंद्रीय बल आया,
यानी अभिकेंद्री बल आया तो क्या होगा, इससे जो है यानी इसके कण जो है बाहर निकलना शुरू होंगे। तो जब निहारका में जो है ये गति करना शुरू हुआ, तो गति करना जब शुरू हुआ तो इसमें जो है अब केंद्रीय बल आई। अब केंद्रीय बल आने के कारण जो है क्या हुआ कि इस निहारिका से अनेक छल्ला का निर्माण हुआ, यानी अनेक प्रकार का यहाँ छल्ला बन गया। इस प्रकार से अनेक छल्ले बन गए और ये छल्ला क्या हुआ, आगे चल करके ठंडा हो गया। यानी ये जो छल्ला बना, ये छल्ला ठंडा हो गया और ठंडा होने के बाद क्या हुआ कि ये ग्रह में परिवर्तन हो गया। यहाँ तक समझ रहे होंगे कि फिर से कांट महोदय के बारे में फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण थे। वो छोटे छोटे कण कैसे थे, तो कठोर थे, शीतल थे और गतिहीन थे। गुरुत्वाकर्षण की क्रिया हुई, गुरुत्वाकर्षण से क्या हुआ कि ये छोटे छोटे कण आपस में यानी चिपक गए। चिपक जाने के कारण एक पिंड का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ कि वही जो पिंड बना फिर एक दूसरे पिंड का जो है आकर्षण किया। फिर वो छोटे छोटे पिंड जो है एक बड़े पिंड का निर्माण किया। फिर वो बड़े पिंड जो है एक विशाल पिंड का निर्माण किया। और वो जब विशाल पिंड आगे जो है बना तो वो एक क्या हुआ कि वो विशाल पिंड एक गैसीय गोला का रूप लिया। और गैसीय गोला के रूप लेने के बाद क्या हुआ कि वो निहारका कहलाया। निहारका जो धूल कणों के बादल होते हैं उसे क्या कहा जाता है, निहारका कहा जाता है। तो निहारका का निर्माण हुआ। अब निहारका जो बना तो निहारका बनने के बाद जो है इससे क्या हुए कि छोटे छोटे टुकड़े के रूप में छल्ले का निर्माण हुआ। बहुत सारे छल्ले इससे बाहर आए और बहुत सारे छल्ले जब बाहर आए तो ये छल्ला क्या हुआ कि धीरे धीरे ठंडा हो गया। और ठंडा होने के बाद क्या हुआ कि ठंडा होने के बाद ये ग्रह का निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार से कांट महोदय ने अपना जो है ग्रह निर्माण के बारे में इनकी ये परिकल्पना थी। तो मैं थोड़ा सा इसको विस्तार में लिख दूंगा, आप लोग समझ ही गए होंगे। ये छोटे छोटे कण थे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में ये छोटे छोटे कण थे। छोटे छोटे कण हुए, ये ठोस और शीतल और गतिहीन था। उसके बाद क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण हुआ। गुरुत्वाकर्षण हुआ। गुरुत्वाकर्षण के बाद क्या हुआ कि ये छोटे छोटे कण जो है, छोटे छोटे कण एक पिंड बना। ये छोटे छोटे कण क्या बना, एक पिंड बना। फिर बहुत सारे पिंड क्या बने, एक विशाल पिंड बना। एक विशाल पिंड। बहुत सारे पिंड क्या हुए, एक विशाल पिंड का निर्माण किया। ये विशाल पिंड जो है, ये विशाल पिंड क्या बना, एक विशाल गैसीय बादल बना, जिसे क्या कहलाया, निहारिका। जिसे क्या कहा गया, निहारिका कहा गया। और ये निहारिका क्या हुआ कि इस निहारिका से बहुत सारे छल्ले जो है, छल्ले बाहर आए। इस निहारिका से बहुत सारे छल्ले बाहर आए। बाहर आने के बाद क्या हुआ, ये छल्ले क्या हुआ, ठंडा हुआ। ये सारे छल्ले क्या हुए, ठंडा हुए। और ठंडा होकर के क्या बना, ग्रह का निर्माण किया। तो आप समझ गए होंगे कि कांट साहब ने जो है किस प्रकार से ग्रहों के नियमों के बारे में, ग्रहों की उत्पत्ति से रिलेटिव के बारे में इन्होंने बताया है कि ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण थे, ठंडा था, कठोर था, शीतल था और गतिहीन था।
गुरुत्वाकर्षण की क्रिया हुई, छोटे छोटे कण जो है एक पिंड का निर्माण किया, वो पिंड बहुत सारे पिंड का निर्माण किया और उससे एक बहुत बड़ा विशाल पिंड का निर्माण हुआ। फिर उसमें गैसीय बादल आए जो निहारिका कहलाया। निहारिका ये से जो है बहुत सारे छल्ले बाहर निकले और वे छल्ले जब बाहर निकल के ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से कांट महोदय ने अपना परिकल्पना दिए हैं ग्रहों के निर्माण में। अब आगे हम देखते हैं लाप्लास महोदय का परिकल्पनाएं। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। तो आपने अभी देखा कि कांट महोदय ने किस प्रकार से जो है ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में अपना मत दिए हैं, विचार प्रस्तुत किए हैं। अब हम लोग देखेंगे लाप्लास का निहारिका परिकल्पना। लाप्लास का निहारिका परिकल्पना। लाप्लास जो है ये फ्रांसीसी विद्वान रहते हैं। ये फ्रांसीसी विद्वान रहते हैं और ये अपना परिकल्पना 1796 ईस्वी में देते हैं। जो कांट का जो परिकल्पनाएं थे उन कांट का परिकल्पनाओं में कुछ सुधार करते हुए, जो उनमें त्रुटि थोड़ा सा निकला था उन त्रुटियों में कुछ सुधार करते हुए इन्होंने अपना निहारिका परिकल्पना दिया है। जैसे हम बताए थे कांट महोदय में कि जो निहारिका बहुत बड़ा गैसीय बादल बना वो निहारिका कहलाया। निहारिका से जो है क्या हुआ कि बहुत सारे छल्ले निकले और वो छल्ला फिर ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद वो ग्रह का निर्माण किया। तो वो जो निहारिका परिकल्पना था कांट महोदय का, अब इसमें लाप्लास महोदय ने 1796 ईस्वी में कांट महोदय की जो परिकल्पना था उनमें सुधार किए। उनमें सुधार करके ये क्या बताया कि वो जो निहारिका था वो तप्त गतिशील निहारिका था। तप्त गतिशील तप्त गतिशील निहारिका था। और उस तप्त गतिशील निहारिका में क्या हुआ कि निरंतर शीतलन के कारण, इसके बाद क्या हुआ कि निरंतर शीतलन के कारण, शीतलन यानी कहने का मतलब ठंडा हुआ, यानी लगातार उसमें क्या हुए ठंड हुआ। और ठंड होने के बाद क्या हुआ कि उसके अंदर संकुचन हुआ। जब वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद क्या हुआ कि उसके अंदर जो है संकुचन की क्रिया हुई। और संकुचन की क्रिया होने के बाद क्या हुआ कि इस संकुचन के बाद इसमें जो है एक छल्ला, यानी इससे क्या हुआ कि एक छल्ला बाहर आया। एक छल्ला बाहर आया और बाहर आने के बाद जो है ये अनेक छल्लों में विभाजित हो गया। यानी कहा इन्होंने क्या किया कि निरंतर जो है शीतलन हुआ। शीतलन होने के बाद एक छल्ला बाहर आया और ये एक छल्ला जो है अनेक छल्लों में विभाजित हो गया। अनेक छल्लों में क्या हुआ विभाजित हुआ। और विभाजित होने के बाद क्या हुआ कि ये छल्ला ठंडा हुआ। विभाजित हुआ तो क्या हुआ ठंडा हो गया, ठंडा हुआ। और ठंडा होने के बाद जो है यही क्या हुआ ग्रह और उपग्रह का निर्माण किया। यानी ये जो छल्ला निकला वो छल्ला ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद ग्रह उपग्रह का निर्माण किया। अब बाकी जो ये निहारिका बचा,
ये निहारका जो है क्या बन गया, सूर्य बन गया। यानी इन्होंने क्या कहे, फिर से एक बार समझ लेते हैं। लाप्लास महोदय की निहारका परिकल्पना है। इन्होंने क्या कहा कि जो निहारका था वो तप्त था और गतिशील था, लगातार गति हो रही थी। गति होने के कारण उसमें क्या हुआ कि निरंतर जो है शीतलन हुआ। शीतलन होने के बाद जो है क्या हुआ, उनमें संकुचन हुआ, और संकुचन होने से क्या हुआ कि उस निहारका से एक छल्ला बाहर आया। हम आपको जो है पैराग्राफ के माध्यम से बताना चाहेंगे। मान लेते हैं कि ये निहारका है, गैसों का ये बादल है ना। इसमें क्या हुआ कि ये आगे चल करके इसमें लगातार जो है शीतल यानी ठंडा होते गया। ठंडा होने के बाद क्या हुआ, संकुचन पैदा हुआ। संकुचन पैदा होने के बाद क्या हुआ, ये लगातार ठंडा हुआ यानी सिकुड़न इसमें आ गया। सिकुड़न होने के बाद क्या हुआ कि इससे कुछ जो है छल्ला निकल करके बाहर आ गया। इससे कुछ छल्ला निकल कर क्या हुआ, बाहर आया, और बाहर आने के बाद क्या हुआ, ये ठंडा हो गया। बाहर आने के बाद ये ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद यही ठंडा जब हुआ तो ये क्या किया, ये बन गया क्या, ग्रह। एक वलय के रूप में, एक वलय के रूप में ये जो है ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद क्या हुआ, एक ग्रह का निर्माण कर लिया। और जो निहारका बचा हुआ था, यानी निहारका का जो बचा हुआ शेष भाग, वो शेष भाग क्या बन गया, तो वो शेष भाग सूर्य बन गया, और ये क्या बन गए, ग्रह बन गए। मतलब फिर से देख लीजिए, ये निहारका था, यहाँ से क्या हुआ कि ये धीरे धीरे ठंड इसमें आई, शीतलन हुआ, संकुचन हुआ। संकुचन होने के बाद छल्ला, एक छल्ला जो है बाहर निकला, एक छल्ला इससे बाहर निकला। इससे बाहर निकलने के बाद क्या हुआ कि अनेक छल्लों में बट गया, यानी इस प्रकार से अनेक छल्लों में बट गया। और जब अनेक छल्लों में बटा तो यहाँ क्या हुआ, ठंडापन आए, और ठंडापन आने के बाद इसमें क्या हुआ कि ग्रह का निर्माण कर लिया। इस प्रकार से ग्रह का निर्माण कर लिया, और जब ग्रह का निर्माण किए और बाकी बचा जो निहारका था, वो जो सेंटर में था, वो ग्रह उस सूर्य बन गया, और उसके अगल बगल जो वलय निकले थे वो क्या बन गए, वो बन गए ग्रह और उपग्रह बन गए। तो यहाँ जो है लाप्लास महोदय के ये सिद्धांत था कि एक छल्ला बाहर निकला। उसके बाद हम एक और विद्वान थे जिनका नाम था रॉस। उन्होंने लाप्लास महोदय की संकल्पना में संशोधन किया, और संशोधन करके ये बताए कि निहारका से कई पतले छल्ले बाहर निकले थे। ये जो निहारका है, मान लेते हैं कि ये निहारका है। निहारका कहते हैं कि इसको गैसों का एक बादल है, धूलकण का जो है, उसे निहारका कहा जाता है। मान लेते हैं ये निहारका है। रॉस महोदय ने क्या कहा कि इस निहारका से कई पतले छल्ले बाहर निकले, कई पतले छल्ले जो है बाहर निकले इस प्रकार से। अब ये जब बाहर निकला तो ये छल्ला अलग हो गया, और प्रत्येक छल्ला जो है घनीभूत होकर के जो है ग्रह का निर्माण कर लिया। और ग्रह का जब निर्माण किया तो ये लगातार गतिशील है, लगातार इसमें काम हो रहा है, और इसी के कारण जो है इससे ग्रह की उत्पत्ति हुई। तो हमें ध्यान देना है इस बात को कि कांट महोदय ने क्या किए। कांट महोदय कहे थे क्या कि जो है बहुत सारे छोटे छोटे कण थे, छोटे छोटे कण मिलकर के एक बड़ा सा पिंड का निर्माण किया, और बड़ा सा पिंड निर्माण करने के बाद क्या हुआ कि एक बड़े विशाल जो है गैसों का एक बादल बना जो निहारका कहलाया। और उस निहारका से जो है कहते हैं क्या कि बहुत सारे छल्ले बाहर निकले। यहाँ ध्यान देने ये बात है कि कांट महोदय ने कहा था कि उस निहारका से बहुत सारे छल्ले बाहर निकले थे। और यहाँ लाप्लास महोदय का देखते हैं तो लाप्लास महोदय क्या कहते हैं कि उस निहारका से उसमें क्या हुआ कि शीतलन और संकुचन हुआ, उससे एक छल्ला बाहर आया। यानी कांट कहे थे कि बहुत सारे छल्ले बाहर आए, लाप्लास महोदय कह रहे हैं एक छल्ले बाहर आए। और यहाँ जब हम रॉस महोदय का देखते हैं, रॉस महोदय का देखते हैं तो ये क्या कहते हैं, रॉस महोदय कहते हैं कि इस निहारका से बहुत पतले पतले छल्ले निकला, और ये छल्ला जो है इतना घनीभूत हो गया, इतनी ठंडी हो गई, इसमें इतना जो है घनत्व आ गया कि इसके बाद जो है ये ग्रह में परिवर्तन हो गया। यानी इनका कहला था कि जो है वो छल्ले कैसे थे, पतले छल्ले थे, पतले छल्ले थे।
लाप्लास महोदय का कहना था एक छल्ला बाहर निकला, कांट महोदय का कहना था बहुत सारे छल्ले बाहर निकले। तो तीनों का जो ग्रह के उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिए हैं वो तीनों सिद्धांतों में अलग अलग परिकल्पनाएं हमको देखने को मिला है। लेकिन मुख्य रूप से अगर अद्वैतवादी परिकल्पना में देखते हैं तो दो मुख्य रूप से रहते हैं, एक लाप्लास महोदय का, एक कांट महोदय का। लेकिन ये रॉस महोदय लाप्लास महोदय की जो है परिकल्पना को थोड़ा सा अपना अलग विवरण दिए, लेकिन इनका उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता। महत्वपूर्ण कांट का और लाप्लास का, ये दोनों महत्वपूर्ण रखते हैं। तो ये दोनों जो है परिकल्पनाएं हम लोगों ने पढ़ा वो अद्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, और आगे जो है हम लोग जानेंगे द्वैतवादी परिकल्पना। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। हमें आशा उम्मीद है कि आप लोगों का ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, इससे ज़रूर कुछ सीखने का प्रयास किए होंगे। हमारा पूरा भरोसा है कि हमने इस वीडियो को अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास किया। अगर इसमें थोड़ी सी कहीं भी त्रुटि हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का ज़रूर काम करें, ताकि उनका भविष्य जो है उज्जवल हो सके, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। धन्यवाद।